जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 जो जीके और जीएस का सेट नंबर 63 है। इससे पहले 62 मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं, आप वहां से जाके अपने प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। 20 प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके लेवल के बहुत उत्कृष्ट होंगे। और दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट है, ये सीरीज बहुत उत्कृष्ट है आपके एग्जाम के लिए। पूरी देख के जाइएगा वीडियो को, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक तो बनता है। फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। दोस्तों हालांकि ये रैंक विवादास्पद है। 22 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 107वीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 107वीं थी, जिसे भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया है। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया हंगर, क्या हमारा कोई सतत विकास लक्ष्य है जो बात करता है कि हमें मतलब भुखमरी को खत्म करना है? तो आप याद रखिएगा, सतत विकास लक्ष्य 2, सतत विकास लक्ष्य 2 ये कहता है कि जीरो हंगर का प्रावधान होगा, दुनिया में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, शून्य भुखमरी होगी। कब तक? 2030 तक। तो आप याद रखना, भुखमरी का जो सतत विकास लक्ष्य है वो कौन सा है? वो है आपका SDG 2। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा है? नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला पीएम किसान सम्मेलन अक्टूबर 2022 में किस शहर में आयोजित किया गया? दोस्तों भारत का पहला किसान सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये अक्टूबर 2022 में। दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत का पहला पीएम किसान सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, तो आप याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये पूछ लेता है एग्जाम में, कहाँ पर है? तो नई दिल्ली। और दिल्ली का वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियन। दिल्ली का वास्तुकार कौन है? तो एडविन लुटियंस। दिल्ली का वास्तुकार है एडविन लुटियंस। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों आपको पता है कि भारत में अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? भारत में अक्षरधाम मंदिर है आपका, अक्षरधाम मंदिर ये दिल्ली में है। वैसे तो कई अलग अलग शहरों में है, लेकिन दिल्ली में भी अक्षरधाम मंदिर है। और इसमें स्वामी नारायण की पूजा होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार एसएससी पूछ चुकी है कि अक्षरधाम मंदिर में किसकी पूजा होती है? स्वामी नारायण की पूजा होती है। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका बेंगलोर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा गया? बेंगलोर को कहा जाता है। क्लियर? अच्छा यहाँ पे लिखा गया लखनऊ केंद्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों केंद्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये है आपका लखनऊ में। विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, याद होना इसके बारे में, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में। ठीक है। और उसके बाद में लिखा गया इंदौर। दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर, ये आप याद रखिएगा। और अभी इंदौर में हुआ था प्रवासी भारतीय सम्मेलन। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? दोस्तों इंदौर में हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, नई दिल्ली में भारत का पहला पीएम किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? एशिया कप 2022 भारत ने किस टीम को हराकर 8वीं बार जीता है? तो दोस्तों महिला एशिया कप की बात हो रही है। तो पुरुषों का एशिया कप किसने जीता? दोस्तों पुरुषों का एशिया कप जीता श्रीलंका ने। पुरुषों का एशिया कप जीता श्रीलंका ने। ये तो आपको इतना याद हुआ। अब आपसे पूछा गया कि महिला एशिया कप 2022 किसने जीता? तो भारत ने जीता है। महिला एशिया कप भारत ने जीता। किसको हरा कर जीता? दोस्तों भारत ने फाइनल में हराया श्रीलंका को। भारत की महिला खिलाड़ियों ने या भारत की महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर जो खिताब था वो जीत लिया। और कौन सी बार जीता? 8वीं बार। अच्छा अगर आपसे पूछे ये फाइनल कहाँ पर खेला गया था? दोस्तों ये मैच हुए थे बांग्लादेश में, सिलहट में हुए थे। तो बांग्लादेश के सिलहट में ये फाइनल मैच खेला गया था, जहाँ पे भारत की महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर 8वीं बार एशिया महिला मतलब एशिया कप महिला 2022 का खिताब जीत लिया है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए, क्रिकेट की बात हो रही है, तो भारत में क्रिकेट के लिए एक संस्था है, और वो है आपकी बीसीसीआई। बीसीसीआई ये कब बनी थी? दोस्तों बीसीसीआई बना था 1928 को, और इसका अध्यक्ष भी चेंज हुआ है।
बीसीसीआई का अध्यक्ष अभी चेंज हुआ और वो है आपके रोजर बिन्नी। तो रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया पाकिस्तान। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का नाम किसने रखा, दोस्तों चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है दोस्तों? मजलिस ए शूरा। मजलिस ए शूरा, ये पाकिस्तान की संसद का नाम है, पूछ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखा गया है बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश की संसद मतलब राजधानी क्या है? ढाका। और ढाका में एक मुख्यालय आपको याद रखना है दोस्तों, वो मुख्यालय आपका बिम्स्टेक का मुख्यालय है। ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय है, ये भी आप याद रखिएगा। बांग्लादेश की मुद्रा टका। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय खेल है इसका कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आपको याद रखना है। और क्या आपको इसकी संसद भी याद रखनी है। बांग्लादेश की संसद क्या है दोस्तों? इसको साफ कर देता हूँ। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। जातीय संसद, ये भी आप याद रखिएगा, जातीय संसद। क्लियर हुआ। और बांग्लादेश जो है ये कब बना था? 26 मार्च 1971 को बना था। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? 26 मार्च 1971 को हुई है। क्लियर हुआ दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और काठमांडू में किसका मुख्यालय है दोस्तों? काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय, याद रखना। नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो राष्ट्रीय पशु गाय है। और नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे ना एक चीज़ आपको याद रखनी है, नेपाल के भी पीएम चेंज हो गए हैं। इनका नाम है पुष्प कमल दहल। नेपाल का पीएम कौन बना है? तो पुष्प कमल दहल, प्रचंड बोलते हैं इन्हें हम, पुष्प कमल दहल, ये आप याद रखना। नेपाल का नया पीएम बना है पुष्प कमल दहल। क्लियर है दोस्तों। तो आपसे याद रखना है कि महिला एशिया कप श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता है 8वीं बार। फाइनल कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2022 में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? दोस्तों बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उठा अक्टूबर 2022 में, लगभग 20 से लेके 26 के बीच में ये इसने तबाही मचाई थी। तो इसका नाम किसने रखा? सितरंग। दोस्तों सितरंग नाम दिया थाईलैंड ने। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। सितरंग नाम थाईलैंड के द्वारा दिया गया। और इतना जरूर याद रखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी से उठा है, याद रखिएगा दोस्तों। चक्रवात सितरंग का नाम किसने रखा? थाईलैंड। अच्छा इसने कहाँ पे दस्तक दी दोस्तों? इसने बांग्लादेश और जो भारत का पूर्वी घाट है ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा यहाँ पर अपनी दस्तक दी थी। तो सितरंग के बारे में आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। दोस्तों क्या आपको पता है थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और थाईलैंड की मुद्रा को वहत कहा जाता है, वहत। अगर आपसे पूछे दोस्तों थाईलैंड का पुराना नाम क्या है दोस्तों? थाईलैंड का पुराना नाम है श्याम। श्याम देश किसे कहा गया दोस्तों? थाईलैंड को श्याम देश कहा जाता है। क्लियर हुआ, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो सितरंग चक्रवात का नाम थाईलैंड ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सीएजी यानी कि कंट्रोलर, दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर आपको गलती हो सकती है। सीएजी का मतलब कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर होता है। क्या होता है? कंट्रोलर। ये वाली इंग्लिश होती है, कंट्रोलर नहीं होता, कंट्रोलर होता है। तो सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मतलब संविधान के अनुसार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आप इसकी फुल फॉर्म होती है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सीएजी की नियुक्ति का प्रावधान कौन से आर्टिकल के तहत है? तो ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। सीएजी की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है। भारत में जो सीएजी की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया। और सीएजी का पद हमने कहाँ से लिया? दोस्तों सीएजी का पद लिया गया है ब्रिटेन से। अगर आपके एग्जाम में आए कि सीएजी का पद कहाँ से लिया गया, दोस्तों ब्रिटेन से सीएजी का पद लिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। सी 148। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है अनुच्छेद 324, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग किस आर्टिकल के तहत स्थापित हुआ है? चुनाव आयोग का गठन जो किया गया वो अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 280 लिखा गया है वित्त आयोग। वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो वह आपका आर्टिकल 280। अनुच्छेद 76 लिखा गया है भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? दोस्तों महान्यायवादी का आर्टिकल है आर्टिकल
76, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 148 के तहत कैग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और आजीविका के लिए कब शुरू किया गया। दोस्तों लॉकडाउन में जब कोविड-19 की शुरुआत हो गई थी तो भारत सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। कब इसको शुरू किया गया था ये हमें बताना है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा आपका जून 2020। जून 2020 में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। रटी लेना, इसको कोई कॉन्सेप्ट और नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपका अजिलामू। अजिलामू किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों अजिलामू के नृत्य के बारे में पूछा गया है। तो अजिलामू अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है अजिलामू। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि तापू पोंग, तापू और पोपिर किस राज्य के लोक नृत्य हैं। दोस्तों पोंग, तापू और पोपिर अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तीनों आप याद रखिएगा। दोस्तों भारत में सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देता है तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है भारत में। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर लूँ अरुणाचल प्रदेश के त्यौहार के बारे में, तो आपको एक त्यौहार याद रखना, ड्री फेस्टिवल। भारत में ड्री फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों भारत में ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ का एक त्यौहार और है मोपिन। मोपिन उत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मोपिन उत्सव मनाया जाता है। और एक त्यौहार आप और याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का, और वो त्यौहार है दोस्तों आपका पक्के पागा हॉर्नबिल। पक्के पागा हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ये भी आप याद रखें, आपसे पूछा जाए तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, पक्के पागा हॉर्नबिल। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है मोनपा जनजाति। मोनपा जनजाति, मोनपा मोनपा जनजाति लोसार उत्सव मनाती है। और लोसार जो होता है वो नया साल होता है यहाँ का। तो ये कभी आपसे पूछे कि लोसार किस राज्य का नया साल है, एक्चुअल में जो लोसार है ना वो बौद्ध धर्म का नया साल होता है। तिब्बती लोगों का नया साल या तिब्बती बौद्ध धर्म का नया साल लोसार कहलाता है। लेकिन भारत में जहाँ जहाँ पर बौद्ध लोग रहते हैं वहाँ पे लोसार नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये मोनपा जनजाति आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम याद है ना, गौरी चेन। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गौरी चेन है, ये आप याद रखना। और यहाँ की राजभाषा क्या है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा आपका अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के 4-5 डांस याद रख लेना, जैसे लंबारडी। लंबारडी किस राज्य का डांस है, आंध्र प्रदेश का। दूसरा आपको याद रखना है दप्पू। दप्पू किस राज्य का डांस है। दोस्तों दप्पू डांस भी आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में कि दप्पू नृत्य कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। और आपको याद रखना है दोस्तों धिमसा। धिमसा कहाँ का नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है धिमसा। ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और एक आपको याद रखना वीर नाट्यम। वीर नाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो वीर नाट्यम भी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। क्लियर है दोस्तों। धिमसा हो गया और दप्पू हो गया, दप्पू के बाद में आपका ढिमसा हो गया, वीरनाट्यम हो गया। ये सारे आपको अरुणाचल प्रदेश के याद रखने हैं। और एक और याद ना कोलट्टम। अरुणाचल प्रदेश का एक डांस और पूछता है कोलट्टम। कोलट्टम कहाँ का डांस है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का डांस है कोलट्टम। और अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, सॉरी। आंध्र प्रदेश का है कोलट्टम। और आंध्र प्रदेश का नया साल उगादी कहलाता है। कभी क्वेश्चन आए कि आंध्र प्रदेश का नया साल क्या है, उगादी। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य था जो सबसे पहली बार भाषा के आधार पर बना था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी, ये आप याद रखिएगा। जगन मोहन रेड्डी जो हैं ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, मतलब यहाँ के सीएम है। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है सिक्किम। अगर आपसे पूछे दोस्तों सिक्किम को भारतीय संविधान में सह राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो दोस्तों भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा सिक्किम को मिला 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में 1974 में सिक्किम भारत का सह राज्य बना था।
ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों क्या हुआ, सिक्किम को हमने दिया पूर्ण राज्य का दर्जा। तो पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया हमने सिक्किम को, वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सिक्किम भारत का राज्य पूर्ण राज्य कब बना था, तो 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया था। क्लियर हुआ दोस्तों। दोस्तों सिक्किम का ना एक त्योहार आपसे बड़ा पूछा जाता है, लूसोंग, लूसांग या लोसोंग, कई नाम है इसी के। तो लोसांग नब्बर्स है। तो कभी क्वेश्चन आए कि सिक्किम का नया साल क्या कहलाता है, दोस्तों सिक्किम का नया साल लूशांग कहलाता है। और सिक्किम का एक डांस याद ना, चूफाट, चूफाट नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों, चूफाट सिक्किम का है। एक सिंगी छम भी आप याद रखिएगा, सिंगी छम, सिंगी छम डांस कहाँ किया जाता है, तो सिक्किम का। एक याद है ना मरूनी, मरूनी कहाँ का डांस है दोस्तों, सिक्किम का डांस है मरूनी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे सिक्किम का डांस हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका उड़ीसा, तो उड़ीसा का मैं आपको एक ही डांस बताऊंगा, दो डांस याद रखिएगा मेनली। चलो एक याद रखिएगा, गोटीपुआ, ये बहुत आता है एग्जाम में। गोटीपुआ किस राज्य का डांस है, उड़ीसा का डांस है। और एक याद रखिएगा घूमरा, घूमरा डांस कहाँ किया जाता है, उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, एक और याद है मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ में मुखौटे का प्रयोग नहीं होता, याद रखना मुखौटे का प्रयोग मयूरभंज छऊ में नहीं होता। तो ये उड़ीसा के डांस है सारे। आपसे पूछा गया था अजीलामू कहाँ का डांस है, दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश का डांस है अजीलामू। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गुरु अर्जुन मिश्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, दोस्तों गुरु अर्जुन मिश्रा के बारे में क्वेश्चन है कि इनका संबंध कौन से शास्त्रीय नृत्य से है। सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कथक, कथक से संबंधित है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। दोस्तों कथक का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों कथक दो शब्दों से मिलकर बना है, कथा प्लस का, मतलब क्या है दोस्तों, कथा को कहने वाला, कथा को कहने वाला कथक है। तो ये आप याद रखना कि कथक का मतलब क्या होता है, कथक को कहने वाला होता है। दोस्तों गुरु अर्जुन मिश्रा के अतिरिक्त आपको याद रखना एक पंडित बिरजू महाराज, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध भी कथक से है, ये भी आप याद रखिएगा। और कथक की रानी किसे कहा गया दोस्तों, सितारा देवी को कथक की रानी कहा जाता है, सितारा देवी, सितारा देवी को कथक की रानी कहा गया, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये सारे बिंदु आप याद रखें। दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे सतरिया की, अगर आपसे पूछा जाए सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, दोस्तों असम का। और सन 2000 में सतरिया को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। तो कभी क्वेश्चन आए कि सतरिया भारत का शास्त्रीय नृत्य कब बना था, सन 2000 में सतरिया भारत का शास्त्रीय नृत्य बना था। ठीक है दोस्तों, भरतनाट्यम की बात करूं दोस्तों, भरतनाट्यम को सादिर भी कहा जाता है और भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई है तमिलनाडु से, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा तो आप बता सकते हैं, उड़ीसा से उत्पन्न हुआ। तो गुरु अर्जुन मिश्रा का संबंध किससे है, कथक से है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों कथक भारत का एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो मुस्लिम शासकों द्वारा संरक्षित किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि मुस्लिम शासकों ने कौन से शास्त्रीय नृत्य को संरक्षण दिया था, कथक। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, दोस्तों राष्ट्रपति की जो ऑर्डिनेंस पावर है वो कौन से आर्टिकल में आती है हमें बताना है। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर जो लिखी गई है वो अनुच्छेद 123 में लिखी गई है, 123 में अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश कब तक जारी रहता है, तो 6 माह तक जारी रहता है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर 6 माह तक जारी रहती है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे पहले ऑप्शन की बात कर लें, ऑप्शन लिखा गया है 129। दोस्तों अनुच्छेद 129 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय के रूप में जो वर्णित किया गया वो कौन सा आर्टिकल करता है, दोस्तों आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय बताता है, ये भी आप याद रखिएगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो भी काम करेगा वो सब लिखित रूप में होंगे, उसके अभिलेख बनाए जाएंगे। क्लियर। 124 लिखा गया है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट का जो गठन किया गया है वो आर्टिकल 124 के तहत किया गया। अच्छा, भारत में सुप्रीम कोर्ट कब बना, तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बना था। और अभी जो हमारे जज हैं 50वें, वो कौन है, डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 112, दोस्तों अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण इससे संबंधित है। आसान शब्दों में कहें कि बजट,
बजट की प्रक्रिया जो है मतलब बजट जो है उसके बारे में मेंशन किया गया कि सरकार आने वाले वित्त वर्ष में कितना खर्चा करेगी, कितना निवेश करेगी, विनिवेश को बढ़ावा देगी। तो वार्षिक वित्तीय विवरण या इन शॉर्ट हम कहें कि बजट का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 112 में किया गया है, ये भी आप याद रखें दोस्तों। तो संविधान में राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राजभाषा होगी? दोस्तों कौन सा आर्टिकल इस बात का उल्लेख करता है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी? ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी भाषा? राजभाषा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन करता है, आपको देगा राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, आमजन की भाषा, राजभाषा पूछेगा, सही शब्द क्या है? तो राजभाषा सही शब्द है। तो दोस्तों देवनागरी लिपि में जो हिंदी लिखी जाती है ये अनुच्छेद 343(1) के तहत भारतीय संघ की राजभाषा बनी है। याद रखिएगा आर्टिकल 343 में इस बात का उल्लेख किया गया। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, 14 सितंबर 1949। और इसीलिए भारत में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है आपका अनुच्छेद 360। दोस्तों वित्तीय आपातकाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल है आपका अनुच्छेद 360। और वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया? जर्मनी से? नहीं, जर्मनी से वित्तीय आपातकाल नहीं लिया गया, वित्तीय आपातकाल यूएसए से लिया गया है। याद रखना, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, दूसरे आर्टिकल में लिखा गया अनुच्छेद 352, इसको साफ कर देते हैं। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। तो राष्ट्रीय आपात जो है ये अनुच्छेद 352 में लिखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 324 ये चुनाव आयोग के बारे में उल्लेख करता है, चुनाव आयोग के बारे में उल्लेख करता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिंदी की बात हो रही है, अगर आपसे पूछे कि भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, ये पूछ लेता है दोस्तों एग्जाम में कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? दोस्तों उदंत मार्तंड, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जो कि 30 मई 1826 को लॉन्च हुआ था या संपादित शुरू हुआ था 1826 को कलकत्ता से। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। 1826 की बात है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? दोस्तों वर्ग मीटर लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ना किलोमीटर है, वर्ग मीटर नहीं है। कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तो हमें बताना है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये भारत का जनघनत्व है, ये आप याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। और अगर आपसे पूछे कि भारत का लिंग अनुपात कितना है दोस्तों, 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात है 943/1000। 1000 पुरुष हैं और 943 महिलाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों भारत की साक्षरता दर कितनी है वैसे 2011 के अनुसार? तो अगर आपसे पूछे कि 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, दोस्तों आपको 3 रूपों में याद रखने हैं। देखो आपकी जो एवरेज साक्षरता दर है वो आपकी 74.04, जिसमें अगर मैं मेल की बात करूं तो ये है आपकी 82.14%। फीमेल की बात करूं तो ये है आपका दोस्तों 65.46%। 65.46% ये फीमेल की है। अब क्वेश्चन जो एडवांस बनाएगा आपका वो पूछेगा कि स्त्री साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर में कितना अंतर है। तो दोस्तों 82.14 में से 65.46 निकालेंगे आप तो ये आएगा 16.68%। तो भारत की साक्षरता दर पुरुषों और महिलाओं में जो अंतर है वो 16.68% का, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार दुनिया की कितनी आबादी भारत में रहती है, दोस्तों दुनिया की 17.5% आबादी भारत में रहती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, भारत अभी आबादी के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है। हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, लगभग पीछे छोड़ चुका है चीन। तो ये आप याद रखिएगा 2011 की जनगणना में भारत का जनगणना 382 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया? भारत में रॉक शेल्टर वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण बाघ की गुफा किस राज्य में है? दोस्तों बाघ की गुफा है मध्य प्रदेश में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक डांस याद रखना, मांच डांस कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। और गिरदा
गिरधा डांस कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। और एक है आपका मटकी, मटकी डांस कहाँ किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में डांस किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में गुफा है आपकी बाघ की गुफा। ये दुनिया के सबसे पुराने रॉक शेल्टर माने जाते हैं। दोस्तों रॉक शेल्टर का मतलब क्या है? रॉक शेल्टर का मतलब है कि आदि मानव जो गुफाओं में अपने घर बना के रहता था वो रॉक शेल्टर होते हैं। तो पहले जो मानव था वो गुफाओं में रहता था और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रॉक शेल्टर बोलते हैं। क्लियर हो दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का ना एक डांस याद रखिएगा, पंडवानी। पंडवानी डांस ये बहुत आता है। और एक पंथी, पंथी। और एक आप याद रखिएगा पंडवानी है, पंथी है, और एक है आपका गोरमारिया, गोरमारिया डांस। ये सारे डांस आपसे पूछे जाते हैं तो आप याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ के डांस हैं, पंथी, पंडवानी और गोरमारिया। और दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है यहाँ का एक त्योहार है हरेली। हरेली तीज कहाँ मनाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में हरेली तीज होती है, ये भी आप याद रखना। और छत्तीसगढ़ में ना जो पंडवानी नृत्य है, पंडवानी की कलाकार आपको याद रखनी है तीजन बाई। तो तीजन बाई का संबंध किससे है? दोस्तों पंडवानी नृत्य से तीजन बाई का संबंध है। पंडवानी जो कि छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया हरियाणा। अगर आपसे पूछे कि लूर कहाँ का डांस है, तो दोस्तों लूर जो है वो हरियाणा का डांस है। और एक धमाल भी पूछेगा तो लूर, धमाल और एक फाग, ये तीनों डांस आपको याद रखने हैं। और एक स्वांग भी आप याद रखिएगा। लूर, धमाल और स्वांग किस राज्य के नृत्य हैं? तो हरियाणा के नृत्य हैं। क्लियर है दोस्तों? ये भी आप याद रखें। और हरियाणा में एक मेला लगता है सूरजकुंड मेला, ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा है तेलंगाना। तेलंगाना का सबसे प्रमुख त्यौहार जो आपको याद रखना है वो है आपका बथुकम्मा। बथुकम्मा त्यौहार, इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और यह इसमें गौरी की पूजा होती है, देवी गौरी की पूजा की जाती है। दोस्तों तेलंगाना कब बना था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, ये भी आप याद रखिएगा। और तेलंगाना का एक त्यौहार और पूछा जाता है, वो है आपका बोनालू। बोनालू उत्सव कहाँ पर है? तो दोस्तों बोनालू उत्सव है तेलंगाना का, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों? दोस्तों एक डांस याद रखिएगा तेलंगाना का, पेरिनी। पेरिनी डांस कहाँ किया जाता है? दोस्तों तेलंगाना में पेरिनी डांस किया जाता है। और पेरिनी डांस भगवान शिव को समर्पित है। एक्चुअल में जो शिव का तांडव है ना, उसी को पेरिनी कहा जाता है। तो तेलंगाना का डांस है पेरिनी, ये आप याद रखिएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? तो बाघ की गुफाएं कहाँ पर है दोस्तों? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई दोस्तों, वो की गई थी अगस्त 1828 में। और कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये आप याद रखिएगा। पूछा जाए तो आपसे, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। दोस्तों जो राजा राम मोहन राय इन्हें राजा की उपाधि किसने दी है? तो राजा की उपाधि दी इन्हें अकबर द्वितीय ने। और कभी क्वेश्चन आए कि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने किसकी उपाधि दी? राजा की उपाधि दी है। ठीक है दोस्तों? दोस्तों राजा राम मोहन राय ने भारत में फारसी का पहला समाचार पत्र जिसका नाम था मिरातुल अखबार, वो शुरू किया था। तो मिरातुल अखबार जो शुरू किया गया वो राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों? दोस्तों जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने सती प्रथा का अंत भी करवाया था। तो सती प्रथा का अंत जो हुआ भारत से, वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। और सती प्रथा खत्म हुई थी भारत में 1829 में। और कौन था साथ में? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से और राजा राम मोहन राय की सहायता से भारत में सती प्रथा का अंत किया गया था। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस नृत्य को सादिर अट्टम भी कहा जाता है? दोस्तों सादिर अट्टम किस नृत्य का नाम है, ये हमें बताना है। तो सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तमिलनाडु से उत्पत्ति हुई है। और दोस्तों ये भारत में सबसे पुराना शास्त्र नृत्य है। तो सबसे पुराना जो शास्त्र नृत्य है वो कौन सा है? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम को सादिर अट्टम भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका कुचिपुड़ी। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से हुई है। कुचिपुड़ी भारत का एक ऐसा क्लासिकल डांस है जिसका नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है। और ये गांव कौन से जिले में आता है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी आता है। तो कुचिपुड़ी गांव के नाम पर ही कुचिपुड़ी नृत्य का नाम रखा गया। क्लियर दोस्तों? कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कथक। मोहिनीअट्टम केरल से। तो मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है और मोहिनीअट्टम जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तवांग तवांग बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में है? दोस्तों तवांग बौद्ध मठ जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है।
सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। अरुणाचल प्रदेश में तवांग बौद्ध मठ है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए आपसे। अच्छा, सिक्किम में आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो सिक्किम है, सिक्किम में मतलब लाल पांडा, सिक्किम का जो लाल पांडा है ये वहाँ का राजकीय पशु है। तो कभी क्वेश्चन आए कि सिक्किम का राजकीय पशु क्या है, लाल पांडा है, ये भी आप याद रखेंगे। तो तवांग बौद्ध मठ कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार लिखे गए हैं? दोस्तों कौन सा भाग है जो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है? दोस्तों मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आर्टिकल 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि भाग 3 को क्या कहा गया है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया संविधान का। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए हैं, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, और ये कितने हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। क्यों? क्योंकि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो हमने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया। फिर उसको क्या बना दिया, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। कभी क्वेश्चन आए कि भाग 1 किससे संबंधित है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। भाग दो नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है, नागरिकता संबंधित है। भाग 4 में डीपीएसपी आता है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में आते हैं, और भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की न्यायपालिका लेती है। न्यायपालिका में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम है मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना। आप सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत आप अपने मौलिक अधिकारों के हनन का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठा सकते हो, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में मौलिक अधिकारों का मामला उठाया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये सही जवाब होगा आपका, मौलिक अधिकार भाग 3 में लिखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका, भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया? तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में पूर्ण स्वराज दिवस जो मनाया गया था वो मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अच्छा दोस्तों, ये कब मनाया गया? जब रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था, और जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, ये लाहौर में हुआ था। ये जो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया वो लाहौर में हुआ था। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य रखा, और उसी को याद करने के लिए 26 जनवरी 1930 को हमने क्या मनाया, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। दोस्तों इसीलिए हमने 26 जनवरी की डेट चुनी, किसके लिए? गणतंत्र दिवस के लिए, क्योंकि 26 जनवरी को हम याद कर रहे थे कि भारत में जो पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था उसके बारे में। तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका 1 अगस्त 1920। अगर आपसे पूछे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? 1 अगस्त 1920 को। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 7 अगस्त 1905। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905। क्लियर? अच्छा यहाँ पे लिखा गया 5 मार्च 1931। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना गया। तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया हमें बताना है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों भारत में जो राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था इसको हमें बताना है। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है दोस्तों अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आपने देखा होगा जो अशोक की लाट है वो राष्ट्रीय चिन्ह है। इसमें 4 शेर लिखे गए हैं, नीचे सत्यमेव जयते उसके लिखा जाता है, और सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, दोस्तों मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। क्लियर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता दूँ। 22 जुलाई 1947 लिखा गया है। अगर आपसे पूछे कि तिरंगे को स्वीकृति कब मिली थी, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होगा, इसको स्वीकृति मिली 22 जुलाई 1947 को। और जो तिरंगा वर्तमान में हम देखते हैं दोस्तों, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया था। तिरंगे में जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 होता है। 3:2। क्लियर हुआ? ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 24 जनवरी 1950 जो हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान को कब स्वीकृति दी गई थी? जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान बना कब? 24 जनवरी 1950 को। और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया, तो वो कब दिया गया था? 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये सारे बिंदु आपको याद रखना। 14 सितंबर 1949 हिंदी भारत की राजभाषा बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रिंग्स ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? दोस्तों रिंग्स ऑफ फायर क्या है दोस्तों? पहले तो इसके बारे में जान लें। ये एक ज्वालामुखी की बहुत बड़ी श्रृंखला है। रिंग्स ऑफ फायर ज्वालामुखी की श्रृंखला है जो बहुत बड़ी है दुनिया में, बहुत बड़ी। दुनिया के 70% ज्वालामुखी जो मिलेंगे वो आपको रिंग्स ऑफ फायर में मिलेंगे। फायर मतलब क्या? आग। आग निकलती रहती है, एक्टिव वोल्केनो है। तो प्रशांत महासागर में स्थित है रिंग्स ऑफ फायर। याद रखना दोस्तों, बहुत आता है, बहुत पूछा जाएगा कि प्रशांत महासागर में स्थित है रिंग्स ऑफ फायर, ये आप याद रखिएगा। ज्वालामुखी की श्रृंखला है दोस्तों। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और इसकी सबसे गहरी खाई है मैरियाना गर्त। ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई है। याद रखना, आपसे पूछा जाए। दोस्तों हिंद महासागर के बारे में याद रखिएगा कि हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया। तो कौन सा ऐसा महासागर है जो एक देश के नाम पर है? तो वह आपका हिंद महासागर, मतलब हिंदुस्तान के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर रखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों? तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है महासागर। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। याद रखना, आपसे पूछा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी से है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी से है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कुचिपुड़ी का एक नृत्यकार और याद रखिएगा, नर्तक, वो है हलीम खान। हलीम खान का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से संबंधित है हलीम खान। आपसे पूछा जाता है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। कुचिपुड़ी का जनक कौन है? दोस्तों कुचिपुड़ी का जनक है सिद्धेंद्र नाथ योगी। अगर आपके एग्जाम में आए कि कुचिपुड़ी नृत्य का जनक कौन है? सिद्धेंद्र नाथ योगी। सिद्धेंद्र नाथ योगी को कुचिपुड़ी का जनक माना गया। आंध्र प्रदेश से उत्पत्ति हुई है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों सतरिया किसने शुरू किया था? शंकरदेव ने। सतरिया नृत्य को किसने शुरू किया? शंकरदेव ने शुरू किया। कथकली केरल का है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कौन से शास्त्रीय नृत्य में 24 हस्तकलाएं प्रसिद्ध हैं, तो कथकली में होती हैं। तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? अच्छा दोस्तों, यही थे आज के 20 प्रश्न, आपके पूरे हो गए। तो ये उत्कृष्ट प्रश्न थे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अच्छे से तैयारी करें। आपका आने वाला पेपर आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स दिलाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।